नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार ये देखा जाता है कि लोन डिफॉल्ट के केस में लोन कंपनियां, बैंक एनबीएफसीज लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर के ऊपर मल्टीपल केसेस दर्ज करवा देती है। दोस्तों, यदि ईसीएस डिफॉल्ट का मामला है और मल्टीपल टाइम्स ईसीएस डिफॉल्ट हो रही है, तो ऐसे में लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर के ऊपर सेक्शन 25 ईसीएस डिफॉल्ट का केस मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है। दोस्तों, मल्टीपल टाइम्स। वैसे ही दोस्तों, यदि लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर ने लोन लेते समय लोन कंपनी को, बैंक एनबीएफसीज को मल्टीपल चेक्स यदि दिए हैं, तो ऐसे में दोस्तों लोन कंपनियां चेक्स को डिपॉजिट करके बाद में वो चेक डिसऑनर्ड बाउंस होता है, तो ऐसे में चेक बाउंसिंग का सेक्शन 138 ऑफ द एनआई एक्ट 1881 के तहत लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर के ऊपर मल्टीपल केसेस दर्ज करवा देती है। दोस्तों, अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये जो केस मुकदमे दर्ज होते हैं दोस्तों, कई बार तो एक केस कलकत्ता में हुआ तो दूसरा केस अहमदाबाद में हुआ। दोस्तों, कई बार तो एक ही कोर्ट है, कोर्ट नंबर भी एक ही है, और उसी कोर्ट में दोस्तों लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर के ऊपर मल्टीपल केसेस चल रहे हैं। सेक्शन 25 के 2 से 3 केसेस, सेक्शन 138 चेक बाउंसिंग के 2 से 3 केसेस। दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखने और समझने वाली बात यह है कि लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर ने लोन कंपनी से सिर्फ एक लोन लिया था, लोन कंपनी के साथ में सिर्फ एक ट्रांजैक्शन किया था, सिर्फ एक व्यवहार किया था, और इस एक लोन में लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर के ऊपर दर्जनों केस, मल्टीपल केसेस। दोस्तों, तो डियर फ्रेंड्स, क्या ये चीज लीगली वैलिड है? क्या ये कानूनी तौर पर सही है? दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है? लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर के ऊपर मल्टीपल केसेस दर्ज हो सकते हैं सिर्फ एक ट्रांजैक्शन में, सिर्फ एक व्यवहार में, सिर्फ एक लोन लिया था? दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस विषय के ऊपर डिटेल्ड में, विस्तार में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में 8 जनवरी 2026 को दिए गए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले और एक जजमेंट के बारे में बात करूंगा, जो कि ये जजमेंट इसी विषय, इसी टॉपिक से दोस्तों कनेक्टेड और जुड़ा हुआ है। डियर फ्रेंड्स, कि क्या लोन कंपनियां लोन के डिफॉल्टर के ऊपर एक सेम ट्रांजैक्शन, एक ही लोन में क्या मल्टीपल केसेस दर्ज करवा सकती हैं? दोस्तों, तो आइए जरा जानते हैं इस सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले और जजमेंट के माध्यम से। दोस्तों, मैं आपको केस का नाम और केस का टाइटल बताना चाहूंगा। डियर फ्रेंड्स, केस का नाम है सुमित बंसल वर्सेस मेसर्स डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स। दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, इस मामले में क्या हुआ था, एकदम हम शॉर्ट में, समरी में जरा समझ लेते हैं और कैसे इस केस का इस विषय से कनेक्शन है। दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, इस मामले में हुआ क्या था, सुमित बंसल जी ने एक बिल्डर से दोस्तों फ्लैट खरीदने का व्यवहार किया था। फ्लैट मतलब कि लाइक प्रॉपर्टी खरीदने का एक ट्रांजैक्शन, एक व्यवहार किया था, और ऐसे में सुमित बंसल जी ने बिल्डर को, डेवलपर को दोस्तों पैसे दिए कि भाई मुझे ये फ्लैट खरीदना है, मुझे ये लाइक प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है, और पैसे दे दिए। और डेवलपर ने, प्रमोटर ने ये बोला कि ठीक है भाई, हम आपके साथ में एग्रीमेंट टू सेल हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो थोड़े पैसे दिए, थोड़े पैसे बाकी थे। अब ऐसे में जो सुमित बंसल जी थे, उन्होंने डेवलपर एंड लाइक वो जो बिल्डर थे, उनको पूरे पैसे दे दिए। अब आगे हुआ क्या, डेवलपर, वो बिल्डर ने एग्रीमेंट टू सेल को एग्जीक्यूट करने से मना कर दिया, मतलब कि उस एग्रीमेंट टू सेल जो डीड बनी थी उसको एग्जीक्यूट करने से मना कर दिया, और उनको फ्लैट देने से मना कर दिया, ठीक है। कोई रीजन हो सकता है। अब ऐसे में यदि ट्रांजैक्शन, व्यवहार रद्द हो गया, कैंसिल हो गया, डील पूरी नहीं हुई, तो एग्रीमेंट के हिसाब से जो पैसे सुमित बंसल जी ने बिल्डर को दिए थे, वो पैसे बिल्डर को, सुमित बंसल जी को लौटाने थे। तो सुमित बंसल जी को पैसे लौटाने थे, तो ऐसे में हुआ क्या, जो डेवलपर, जो बिल्डर थे, उन्होंने उस पैसे को लौटाने के रिटर्न में, एवज में उनको चेक दे दिया, 2 चेक दे दिया। एक तो अपने फर्म के नाम का एक चेक दे दिया, और एक पर्सनल गारंटी के लिए अपने खुद के नाम का एक प्रोप्राइटरशिप वाला एक उन्होंने चेक दे दिया। तो इस प्रकार से 2 चेक दिए सुमित बंसल जी को। भाई, व्यवहार कैंसिल हो गया, एग्रीमेंट टू सेल जो डीड थी वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, तो ऐसे में एग्रीमेंट के हिसाब से पैसे रिफंड करने थे, तो पैसे रिफंड करने के एवज में बिल्डर ने सुमित बंसल जी को 2 चेक बनाकर दिए, ठीक है। अब ऐसे में हुआ कि आगे चलकर सुमित बंसल जी ने ये दोनों चेक को बैंक में क्या किया, डिपॉजिट किया, लेकिन एक साथ में नहीं किया, आगे पीछे किया, ठीक है। पहले एक किया, फिर बाद में एक किया, राइट। तो ऐसे में ये दोनों चेक क्या हो गए, डिसऑनर्ड और बाउंस हो गए। तो सुमित बंसल जी ने क्या किया, बिल्डर के ऊपर क्या किया, सेक्शन 138 ऑफ द एनआई एक्ट 1881 के तहत केस मुकदमा कंप्लेंट दर्ज करवाया।
और चेक बाउंसिंग के मामले में केस दर्ज करने का, कंप्लेंट करने का जो प्रोसेस होता है कि भाई पहले लाइक नोटिस भेजो, ठीक है, फिर 15 डेज का समय दो, टाइम दो, यदि पैसे नहीं मिले तो 15 दिन जब खत्म होता है तो उसके बाद अगले 1 महीने के अंदर कंप्लेंट केस मुकदमा दर्ज करना होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को सुमित बंसल जी ने फॉलो किया और बिल्डर के ऊपर सेक्शन 138 ऑफ द एनआई एक्ट के तहत 2 अलग अलग केसेस दर्ज करवा दिए। अब ऐसे में जो बिल्डर थे उन्होंने क्या किया, इस केस मुकदमे, इस कंप्लेंट को चैलेंज किया हाई कोर्ट में, मतलब कि क्रैशिंग के लिए, इस केस को रद्द करवाने के लिए क्या किया, सीआरपीसी 482 के तहत हाई कोर्ट के समक्ष याचिका लगा दी कि भैया ये कंप्लेंट गलत है, मेरा एक ही ट्रांजैक्शन, मेरा एक ही व्यवहार हुआ था, तो ऐसे में 2 केस अलग अलग क्यों चल रहे हैं। तो ऐसे में हाई कोर्ट ने क्या किया, एक कंप्लेंट को रद्द कर दिया, एक कंप्लेंट को क्रैश कर दिया और ये कहा कि भैया व्यवहार, ट्रांजैक्शन एक ही है, ठीक है, और ये जो लाइबिलिटी बन रही है ये सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन के लिए बन रही है। तो ऐसे में 2 अलग अलग कंप्लेंट, 2 अलग अलग केस मुकदमे पैरेलल, समानांतर नहीं चल सकते। तो ऐसे में हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने एक कंप्लेंट को रद्द कर दिया, क्रैश कर दिया और ये कहा कि भैया एक ही केस मुकदमा चलाया जाए। अब ऐसे में सुमित बंसल जी हाई कोर्ट के इस ऑर्डर से व्यथित हुए, वो नाखुश हुए और उन्होंने क्या किया, इस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, मामले को देखा और समझा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई यहाँ पे हाई कोर्ट ने जो एक कंप्लेंट क्रैश की थी ना वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे भले से ट्रांजैक्शन एक ही हो, व्यवहार एक ही हो, लेन देन एक ही हो, लेकिन यहाँ पे अगर यदि 2 अलग अलग चेक जारी किए गए हैं और ये दोनों चेक यदि बाउंस, डिसऑनर्ड होते हैं और कंप्लेंट केस मुकदमा करने के लिए लॉ में, कानून में जो प्रोसेस दिया गया है यदि उसको प्रॉपरली फॉलो किया गया है, मतलब कि चेक को प्रेजेंट किया गया, चेक बाउंस हुआ, रिटर्न मेमो मिला, उसके बाद आरोपी अक्यूज को नोटिस सर्व की गई, डिमांड नोटिस सर्व की गई, 15 डेज का समय दिया गया, उसके बाद फिर 1 महीने के अंदर कंप्लेंट फाइल किया गया, तो सारी चीजें नियम कानून से चली हैं। और पहली बात तो जब कोई भी चेक डिसऑनर्ड होता है तो उसके डिसऑनर्ड होने पर एक नया कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट होता है। यदि मल्टीपल चेक्स है, मल्टीपल टाइम्स यदि वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग महीने में, अलग अलग समय पर यदि वो बाउंस, डिसऑनर्ड हो रहा है तो ऐसे में अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे सेम ट्रांजैक्शन, सेम व्यवहार इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यदि 2 अलग अलग चेक हैं, दोनों चेक बाउंस हुए हैं, तो दोनों के ऊपर अलग अलग से केस मुकदमा बनता है, कंप्लेंट बनता है। ऐसे में 2 कंप्लेंट को क्लब करके एक कंप्लेंट बनाना ये गलत है। तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए ऑर्डर, आदेश को, जहां पर कंप्लेंट को क्रैश किया गया था, उस ऑर्डर को खत्म कर दिया और दोबारा वापस से मैटर को, केस को रिस्टोर कर दिया दोस्तों, और ये कहा कि भैया दोनों कंप्लेंट अलग अलग चलेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज नोट कर लेना, यदि आपने लोन कंपनी को अलग अलग मल्टीपल चेक्स दिए हैं तो ऐसे में लोन कंपनी उन चेक्स को डिपॉजिट करके, यदि आपके अकाउंट में पर्याप्त राशि नहीं होगी, यदि वो चेक बाउंस होता है, डिसऑनर्ड होता है, तो ऐसे में लोन कंपनी आपके ऊपर अलग अलग कंप्लेंट, केस मुकदमे दर्ज करवा सकती है। इस बात को नोट कर लीजिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के द्वारा ये चीज क्लियर हो गई। यदि आपका ईसीएस लगा, ऑटो डेबिट मैंडेट के लिए आपने परमिशन दे रखी है, और ऐसे में यदि हर महीने आपका जो ईसीएस है वो हिट हो रहा है, वो डिफॉल्ट हो रहा है, वो बाउंस हो रहा है, तो ऐसे में हर एक ईसीएस के डिफॉल्ट होने पर एक अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट होता है दोस्तों। तो ऐसे में हर एक ईसीएस के डिफॉल्ट होने पर अलग अलग से कंप्लेंट, केस मुकदमा बन सकता है, दर्ज हो सकता है दोस्तों। वैसे ही चेक बाउंस वाले मैटर में भी हर एक के चेक के डिसऑनर्ड बाउंस होने पर एक अलग अलग से केस मुकदमा, कंप्लेंट बन सकता है दोस्तों। इस बात को नोट कर लीजिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से एक चीज क्लियर हो गई, भैया भले से व्यवहार एक हो, ट्रांजैक्शन एक हो, लेन देन एक हो, यदि उसके अंदर मल्टीपल चेक्स दिए गए हैं और वो चेक्स अलग अलग समय पर डिसऑनर्ड हो रहे हैं, और डिसऑनर्ड होने के बाद नियम कानून प्रोसेस से, लिमिटेशन पीरियड के हिसाब से यदि कंप्लेंट, केस मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो हर एक चेक के डिसऑनर्ड होने पर अलग अलग से कंप्लेंट, केस मुकदमे चल सकते हैं और दर्ज हो सकते हैं दोस्तों। इस बात को नोट कर लीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, यदि ऐसा कुछ आपके मामले में चल रहा है तो ये कानूनी तौर पर वैलिड है दोस्तों, सही है। लेकिन यदि डियर फ्रेंड्स इस कंप्लेंट में, इस केस मुकदमे में यदि कोई गलती हुई है, लिमिटेशन पीरियड्स को फॉलो नहीं किया गया है, जुरिस्डिक्शन को फॉलो नहीं किया गया है, तो आप उसके आधार पर
आप इस कंप्लेंट को चैलेंज कर सकते हैं, इस केस मुकदमे को आप चैलेंज कर सकते हैं दोस्तों ऊपर की कोर्ट में। यदि ये सेक्शन 25 के केस मुकदमे, सेक्शन 138 के कंप्लेंट केस मुकदमे यदि जुरिसडिक्शन के हिसाब से फाइल नहीं किए गए हैं, कंप्लेंट में कोई गलतियां हुई हैं, कोई डिफेक्ट है, लिमिटेशन पीरियड्स को फॉलो नहीं किया गया है, तो आप ये सारी गलतियों को फाइंड आउट करिए और आप इस केस मुकदमे, इस कंप्लेंट को आप चैलेंज कर सकते हैं। आप इसको दोस्तों क्रैश खत्म करवा सकते हैं। बस आपको इस कंप्लेंट में गलतियां ढूंढनी है कि बैंक एनबीएफसीज ने, लोन कंपनी ने आपके खिलाफ में जो कंप्लेंट केस मुकदमा दर्ज किया है उसमें क्या क्या गलती हुई है, उस गलती को निकालिए और आप कंप्लेंट केस मुकदमे को आप खारिज और आप खत्म, डिसमिस करवा सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये चीज ये दिमाग में शटर फिट कर लेना कि भैया यदि मल्टीपल चेक्स दिए हैं, ईसीएस की ऑटो डेबिट की मैंडेट परमिशन दे रखी है, तो अलग अलग चेक डिसऑनर बाउंस होने पर, अलग अलग ईसीएस डिफॉल्ट होने पर अलग अलग कंप्लेंट केस मुकदमे दर्ज हो सकते हैं दोस्तों। इस बात को नोट कर लीजिए डियर फ्रेंड्स। तो मैं तो आपको एक चीज़ यही कहूँगा कि ऐसा यदि आपके मामले में चल रहा है तो ऐसे में इस मामले को आप मजबूती से लड़िए और कोशिश करिए कि इस मामले को आप खत्म करवाइए। नहीं तो आपको दो अलग अलग केसेस में आपको दो वकील लगाने पड़ेंगे, दो तारीख देखनी पड़ेगी और आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ेंगे दोस्तों। यदि मामला सेटलमेंट होने लायक है तो सेटलमेंट आप करवा लीजिए दोस्तों बैंक एनबीएफसी से बातचीत करके और इस मामले को आगे लंबा ना खींचे। तो अपने इस केस में आप जरा ध्यान दीजिए, फोकस करिए। यदि मामला खत्म होने लायक है तो खत्म करवा दीजिए, सेटलमेंट होने लायक है तो सेटलमेंट करवा लीजिए दोस्तों, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।